नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में प्रतिष्ठित आय और रोजगार का सिद्धांत, जिसको क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया था कि किस प्रकार से वाणिज्यवादी अप्रोच थी, क्लासिकल अप्रोच क्या थी, क्लासिकल अप्रोच का रेवोल्यूशन, जिसे क्लासिकल रेवोल्यूशन कहते हैं, वो क्या था। आज हम बहुत विस्तृत में इस बात की चर्चा करेंगे कि क्लासिकल आय और रोजगार के सिद्धांत के बारे में हम समझें। क्लासिकल इकोनॉमिक्स शब्द कार्ल मार्क्स ने इजाद किया था और कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स शब्द को इजाद किया और उसमें उन्होंने एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेविसे को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा और मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन आदि अर्थशास्त्रियों को नव क्लासिकल अर्थशास्त्री की संज्ञा दी। यानी यदि काल के दृष्टिकोण से हम देखें तो एडम स्मिथ की पुस्तक आती है 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन से लेकर के, ये सारे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, से लेकर के और 1890 1890 को हम इसलिए ले रहे हैं कि मार्शल की प्रसिद्ध बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आती है। तो 1890 तक, 1776 से लेकर के 1890 तक ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच को लेकर के हम उन जो अर्थशास्त्री इस पीरियड में आए उसको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से जानते हैं, जिन्होंने आय और रोजगार, ब्याज, बचत, निवेश, अर्थव्यवस्था के सामने के बारे में अपने विचार दिए। इसके बाद में मार्शल से लेकर के मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन 1930 तक को नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की संख्या दी जा सकती है। गार्डन रेकले ने ब्रिटिश परंपरा के एडम स्मिथ से लेकर के एल्फ्रेड मार्शल को प्रतिष्ठित शास्त्री कहा, परंतु इस काल में समष्टि आर्थिक विचारों का उदय और चर्चा होती तो रही, परंतु बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं था। किन्स की पुस्तक जो 1936 में आती है, मंदी के दौर के बाद में जो उनके विचारों का उदय होता है और उनके विचारों को जो उन्होंने अपनी पुस्तक, जिसको संक्षिप्त में जनरल थ्योरी के नाम से जानते हैं, के प्रकाशन के साथ मैक्रो इकोनॉमिक थॉट्स को हम ये कह सकते हैं कि प्रमुख केंद्र के रूप में माना गया। यानी मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच की सही शुरुआत, व्यवस्थित शुरुआत जॉन मेनार्ड किन्स के आगमन के साथ होती है। खैर, प्रतिष्ठित आर्थिक विचारों के समष्टि आर्थिक विचारों को जब हम एक अर्थव्यवस्था के रूप में लेते हैं तो आय और रोजगार का प्रतिष्ठित आर्थिक मॉडल बनता है, या यूं कहें कि आय बराबर उत्पादन बराबर आय है इस मॉडल में। तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत। अब देखिए, हम देखें
संक्षिप्त में देखें कि क्लासिकल आर्थिक विचारक किन बातों पर अपनी बात को रखते हैं, तो हम इसको संक्षिप्त में यूँ कह सकते हैं कि क्लासिकल आर्थिक विचारक अपने आर्थिक मॉडल पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, मजदूरी कीमतों की लचीलेपन तथा मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के आधार पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस चैप्टर के शुरुआत में हम क्लासिकल मॉडल को देखेंगे, फिर क्लासिकल मॉडल ने इसकी क्या आलोचनाएं की है ये देखेंगे, और आलोचनाओं के आधार पर, चूंकि आलोचनाएं मुख्य रूप से किन्स ने की है, तो ये किन्जियन रेवलेशन बनता है। यहाँ पुनः हम एक बार देखें कि जो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का, उसमें हम किन किन चीजों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला तो हम देखेंगे कि क्लासिकल उत्पादन और रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, जिसको क्लासिकल भी कहते हैं, प्रतिष्ठित भी कहते हैं, उसकी मूलभूत मान्यताएं और उप सिद्धांत क्या है। तो उसकी मूलभूत मान्यताएं जो है वो हम यहाँ पर अजप्शन के अंतर्गत ले रहे हैं, और उसके जो सब प्रिंसिपल है, सबटल है, वो दो प्रमुख आधार स्तंभों पर क्लासिकल मॉडल टिका हुआ है। वो है सेज मार्केट लॉ और फिसास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो ये इनका इस वीडियो का प्रमुख विषय वस्तु रहेगी। उत्पादन और रोजगार का जो प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत है, उसकी निम्नलिखित मान्यताएं हैं और उसके उप सिद्धांत, जैसा कि मैंने अभी आपको स्लाइड के माध्यम से बताया है। यहाँ पर यदि इसके सिद्धांत के प्रमुख मूलभूत मान्यताएं और उप सिद्धांत को देखें, तो पहले हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसकी मान्यता है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ये उसकी मान्यताएं और मॉडल को यदि हम एक साथ करके देखें, तो मैंने ये कहा कि प्रतिष्ठित आर्थिक विचार अपने आर्थिक मॉडल पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, मजदूरी कीमतों की पूर्ण लचीलापन और मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। तो इसी के तहत हम पहला देख रहे हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। पूर्ण रोजगार सामान्यतया एक प्राकृतिक आर्थिक साम्य की घटना है, और यानी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होना एक एक इतना सुदृढ़ विश्वास है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कि प्राकृतिक सिद्धांत की तरह मानते हैं। जैसे प्रकृति के सिद्धांत अटल होते हैं, तो वैसे ही अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है। और उन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था में इन जनरल पूर्ण रोजगार एक प्राकृतिक आर्थिक घटना है। असाम्य अर्थात बेरोजगारी या अल्प रोजगार या बेरोजगारी के अंतर्गत साम्य अल्पकालीन घटना है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो कि एक अल्पकालीन घटना है। मजदूरी और कीमतों के लचीलेपन होने से साधन के पुनः आवंटन पूर्ण रोजगार को स्थापित कर देता है। अर्थव्यवस्था में यहाँ पर एक बार ये समझें कि पूर्ण रोजगार कहते कैसे हैं। देखिए पूर्ण रोजगार का अभिप्राय है कार्यशील जनसंख्या, और कार्यशील जनसंख्या हम यहाँ पर
जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 16 साल से ऊपर लेकर के, और भारत के संदर्भ में 60 साल है, और यूरोपियन नेशंस के संदर्भ में 65 साल है। तो जनसंख्या का 16 से और 60 साल का जो आयु वर्ग है उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो काम करना चाहता है, काम करने की योग्य है और प्रचलित मजदूरी पर यदि वो काम करना चाहता है और यदि उसको काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार की श्रेणी में शामिल होगा। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐच्छिक रूप से बेरोजगार होते हैं, मतलब वो काम करने के योग्य हैं, काम परंतु काम करना चाहते नहीं है, मतलब वर्क फोर्स में वो शामिल ही वर्क फोर्स का पार्ट है, लेकिन वर्क फोर्स का वही हिस्सा जो काम करना नहीं चाहता है, वो वॉलंटरी बेरोजगार है। वैसे यदि हम ये देखें कि बेरोजगारी का संबंध श्रम कार्य घंटों की वह स्थिति है जिसमें वह व्यक्ति काम करना चाहता है और यदि वो काम करने में सक्षम है और काम नहीं मिले तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में शामिल होता है। अब बेरोजगारी एक होता है खुली बेरोजगारी, यानी लगातार एक लंबे समय तक एक ट्रेंड है कि अर्थव्यवस्था में उस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है। अ, ये वार्षिक स्तर पे माप सकते हैं, लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, जो वर्ष भर के दौरान बेरोजगार सामान्यतः पाया जाता है। एक बेरोजगारी का जो विकसित देशों के संदर्भ में मुख्य रूप से है कि नई तकनीकी के परिवर्तन होने के कारण या अ, कोई मांग की कमी के कारण जो बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में होती है, वो मुख्य रूप से कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आए हैं या फिर अर्थव्यवस्था में कुछ अ, ट्रेड साइकिल बना है कि कमी वृद्धि हुई है, तो उस अवस्था में कुछ समय के लिए लोग बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन नई ट्रेनिंग लेकर के और वो अ, अ, कुछ समय बाद में रोजगार में आ जाते हैं। तो ये जो बेरोजगारी वो फ्रिक्शन बेरोजगारी संघर्षात्मक, जिसमें तकनीकी परिवर्तन के कारण हो सकता है या मांग की कमी के कारण या मंदी के कारण बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन ये दीर्घकालीन नहीं होती है, अल्पकालीन घटना और दीर्घकाल में इस प्रकार की बीमारी देखने को नहीं मिलती है। ये एक प्रकार की औद्योगिक संघर्ष ग्रसन की अवस्था है। एक अल्प रोजगार या छिपी बेरोजगारी कह सकते हैं कि व्यक्ति काम में लगा हुआ भी है, लेकिन उसका कुल उत्पादन में योगदान न के बराबर है। तो ये छुपी हुई बेरोजगारी की एक अवस्था है, जो विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों में, भारत जैसे राष्ट्रों में यहाँ पर कृषि का आधिक्य है, जहाँ उसका सीमांत उत्पादन काम भी कर रहा है लेकिन सीमांत उत्पादन उसका 0। तो ये बेरोजगारी की एक सामान्य सी स्थिति है। तो मुख्य रूप से बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, यानी कार्यशील जनसंख्या का वह भाग जो काम करना चाहता है लेकिन उसको प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी की श्रेणी में शामिल होता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में बाजार में यदि मजदूरी और कीमतें पूर्णतः लचीली है, मतलब कमी या वृद्धि होने की स्थिति है, जैसे व्यवस्था है, तो मजदूरी और वेजेज एंड प्राइसेस के फ्लेक्सिबिलिटी से इन ईदर साइड कमी या वृद्धि के संदर्भ में, तो संसाधनों का पुनर्आवंटन होता है और पूर्ण रोजगार की अवस्था स्थापित हो जाती है। यानी जैसे मान लीजिए कभी श्रम अर्थव्यवस्था में ज्यादा है तो मांग और पूर्ति की शक्तियों से दी हुई मांग वक्र पर पूर्ति का आधिक्य होने से मजदूरी की दर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मजदूरी की दर कम होने पर लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी हो सकती है, क्योंकि कोई काम ही नहीं करना चाहिए तो उसका क्या किया जा सकता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐच्छिक बेरोजगारी पर विचार नहीं करते हैं, परंतु अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। मांग के कारण बेरोजगारी को ये विचारक नकारते हैं। तो ये एक परिचय था कि अर्थव्यवस्था में
संसाधनों का पूर्ण कुशलता से उपयोग हो रहा है। बाजार की शक्ति इस प्रकार से काम करती है कि संसाधनों का पूर्ण कुशलता से उपयोग होता है। पूर्ण रोजगार स्तर का उत्पादन होता है और जब कभी कोई बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है तो वो अल्पकालीन है और मजदूरी और कीमतों के पूर्णतः लचीलापन होने पर यानी कमी वृद्धि के माध्यम से बाजार में श्रम बाजार में सामय स्थापित हो जाता है और पूर्ण रोजगार की अवस्था सामान्यतः पाई जाती है। जो और उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि प्राकृतिक नियमों की तरह ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हमेशा पाया जाता है। दूसरी इनकी मान्यता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो जब वणिकवादी अर्थव्यवस्था, वणिकवादी विचारकों का विश्लेषण करते हैं, तो वणिकवादी विचारकों में एक प्रमुख जो आलोचना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा की जाती है कि यदि सरकार बाजार को कंट्रोल करती है और कंट्रोल करती है तो इससे संसाधनों का माल डिस्ट्रीब्यूशन को आवंटन होता है और अंडर यूटिलाइज होते हैं और तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि सरकार को बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजार को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, यानी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इंटरवेंट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट बाजार को हस्तक्षेप नहीं करे, आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसको रोको मत, जाने दो या लेजेज फेयर की पॉलिसी के नाम से जानते हैं कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करे और इसके पीछे फिलॉसफी है कि इनविजिबल अदृश्य शक्तियां बाजार की अदृश्य शक्तियां इस प्रकार से काम करती है कि वो स्वयं समायोजन करने में सक्षम होती है। तो ये दूसरी बड़ी मान्यता है कि हस्तक्षेप की मान्यता पर आधारित है। तीसरी मान्यता है मजदूरी और कीमतें पूर्णतः लचीली है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मान्यता क्लासिकल इकोनॉमिक्स की है और यदि इस मान्यता के तहत रहते हैं तो इनके निष्कर्ष काफी सही माने जाते हैं इस मॉडल के। मजदूरी और कीमतें पूर्णतः लचीली है। यहाँ पर केवल वेजेज के संदर्भ में बात करें तो मॉनेटरी वेजेज है और नॉमिनल वेजेज जिसको कहते हैं और यदि वेजेज को प्राइस के संदर्भ में एडजस्ट किया जाता है तो W/P तो रियल वेजेज है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की मान्यता है कि वेजेज एंड प्राइसेज आर फ्लेक्सिबल इन ईदर साइड्स। तो यदि अर्थव्यवस्था में अब चूंकि मजदूरी और कीमतें पूर्णतः लचीली है, यदि अर्थव्यवस्था में श्रम का आधिक्य है तो मजदूरी कम को स्वीकार कर लेते हैं, तो मजदूरी कम होने पर मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा मजदूरी कम हो जाएगी। मजदूरी कम होने पर अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों को रोजगार पे लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाती है तो कीमतें बढ़ जाएगी और कीमतें बढ़ने पर उसी अनुपात में मजदूरी बढ़ा दी जाती है। क्योंकि वेजेज और प्राइस दोनों ही समान अनुपात में बढ़ते हैं तो रियल वेजेज है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि मजदूरी और कीमतें पूर्णतः लचीली है। ये पूर्णतः लचीलापन मजदूरी और कीमतों का अर्थव्यवस्था में साम्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथी मान्यता की अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। देखिए यहाँ पर मैं हल्का सा स्पष्ट कर दूं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था जिसमें समरूप वस्तुएं, एक सी वस्तुएं हैं, उस समरूप वस्तु की बहुत से क्रेता और विक्रेता हैं। एक क्रेता या विक्रेता बाजार को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। सभी जगह संसाधनों का आवंटन अबाध रूप से होता है, मतलब संसाधनों का पूर्ण निर्बाध रूप से एक जगह से दूसरी जगह मोमेंट होता है और इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है तो दी हुई सूचना और नॉलेज के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इससे कीमतें सभी जगह समान हो जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। एक क्रेता या विक्रेता बाजार को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। एक फर्म दी हुई कीमत पर चाहे जितनी मात्राओं को बेच सकती है। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में
वस्तु की सभी जगह एक ही कीमत पाई जाती है। जो 5वां जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब 2 इसके जो मैंने आपको पीपीपी के माध्यम से बताया था, 2 प्रमुख इनके अ, आधार स्तंभ हैं, सेका बाजार नियम और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सेका बाजार नियम जिसको सेज मार्केट लॉ कहते हैं, सेका बाजार नियम में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की सामान्य शर्त के रूप में पूर्ण रोजगार की अवधारणा इस मत पर आधारित है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है। तो एक प्रसिद्ध अ, ये फ्रेज है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसे से का बाजार नियम कहा जाता है। ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से के नाम से प्रचलित है। अब डिटेल से का बाजार नियम का हम अलग से भी करेंगे। अ, यहाँ पर अगले वीडियो में हम से के बाजार नियम और पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन करेंगे। तब तक नमस्कार।